हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में कक्षा 12वीं के 12th आर्ट स्टूडेंटों का हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें 3 किताब है दोस्तों। पहला किताब का नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1। उसका पहला चैप्टर ईंटें, मनके तथा अस्थियां। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरा इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए मैं वीडियो को शुरू करता हूं और आपको समझाता हूं। ठीक है, अब एक बात आप ध्यान से सुनिए दोस्तों कि इस वीडियो के बाद मैं आपको नोट्स भी दूंगा और इस वीडियो में आपको समझाऊंगा बहुत ही बारीकी से। यदि आपको चैप्टर पढ़ के और कुछ मेन वर्डों को यानी जो हार्ड वर्ड लिखा है उसको समझ में नहीं आता तो इस वीडियो में मैं वह भी क्लियर करूंगा पढ़ते के साथ और समझाने के साथ। तो चलिए आइए सबसे पहले हम चैप्टर के नाम के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ। तो सबसे पहले देखिए ईंटा क्या होता है उसको समझते हैं हम। ईंटे को हम अर्थात ईंटे को समझते हैं। ठीक है, तो ईंटा क्या होता है आप देखे होंगे कि जब घर बनता है तो दीवार खड़ी करते हैं तो ईंटा क्या करते हैं, ईंटे को जोड़ के हम एक दीवार बनाते हैं। यहाँ पे वही ईंटे लिखे हुए हैं। अब मनके क्या होता है, तो मनके समझिए, आप गला में कभी माला पहने होंगे या कभी किसी और व्यक्ति को माला पहने हुए देखे होंगे। तो देखिए एक माला होता है, उसके अंदर छोटा छोटा मोती क्या होता है, गूथा हुआ होता है। या अपनी माता को आप देखे होंगे, ऐसे छोटे छोटे मोती क्या होते हैं कि माला में गूथे होते हैं दोस्तों। इन्हें ही हम क्या कहते हैं कि मनका कहते हैं। यही सब छोटे छोटे मोती को हम मनका कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाए गए मनके का यहाँ पे कुछ इमेज है। ये सब मनके हैं 5 प्रकार के। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग इन्हीं पांचों मनके को क्या करते थे, इन्हीं पांचों मनकों को धागा में गूंथ कर अर्थात पिरो कर पहनते थे। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं इसके आगे जो चैप्टर में दिया है का नाम में। अब क्या अस्थियां क्या होता, मृत शरीर। ठीक है, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके शरीर जो बचे हुए मिलते हैं हम लोग को पुराने समय या कुछ समय बीतने के बाद, तो उसे ही हम अस्थियां कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता को पूरा अच्छी तरह से दोस्तों। यदि आप देख देख के एकदम परेशान हो गए हैं कि वीडियो समझ में नहीं आता है और 12th क्लास में पढ़ते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको ऐसा नोट्स दूंगा जिससे एक क्वेश्चन भी बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। तो चलिए आइए हम समझते हैं हड़प्पा सभ्यता को। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता को समझना है तो सबसे पहले आप समझिए कि हड़प्पा क्या है, उसके बाद समझाऊंगा कि सभ्यता क्या होता है। तो देखिए हड़प्पा जो है ना दोस्तों, वह एक स्थान है। ठीक है, हड़प्पा क्या है दोस्तों, एक स्थान है। आप पूछिएगा कि यह स्थान कहाँ है, तो मैं आपको इसी वीडियो में और इसी बुक के चैप्टर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि हड़प्पा स्थान कहाँ है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि आपको हड़प्पा दिख रहा होगा। आई होप कि आप यहाँ पे हड़प्पा मैप में देख सकते हैं। यह जो हड़प्पा है वह किस देश में है, तो देखिए ये क्या है, ये हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, ये हमारा पाकिस्तान है जो कि मैप बना दिया हूँ। यानी पाकिस्तान में हड़प्पा क्या है, स्थित है। ठीक है, और इधर देखिए ये जो है ये हमारा भारत है। इधर आप यहाँ ध्यान से देखिए कि इधर हम लोग का भारत इधर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग का क्या पड़ता है, हड़प्पा है। ठीक है, तो आप हड़प्पा समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि सभ्यता क्या होता है दोस्तों। तो सभ्यता क्या होता है यह समझिए। तो सभ्यता को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको संस्कृति को समझना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किसको समझना पड़ेगा, संस्कृति को, कि संस्कृति क्या होती है। तो लोगों के जीवन जीने के शैली को ही हम संस्कृति कहते हैं। हर एक भारत में हर एक जगह पे लोगों का संस्कृति क्या है, अलग अलग है। अर्थात हम कहें तो भारत की संस्कृति में बहुत विविधता है। तो मान लेते हैं कि भारत के किसी एक क्षेत्र में यदि संस्कृति जो हो वह बहुत ही ज़्यादा क्या हो, विकसित हो जाए या उन्नत हो जाए या बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाए,
तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सभ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए तो संस्कृति क्या होता है। आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं आता संस्कृति का मतलब, तो समझिए किसी एक स्थान या क्षेत्र में लोगों का जीवन शैली, ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं उनका पहनना ओढ़ावा, पहन ओढ़ावा जो होता है, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे घरों में रहना पसंद करते हैं, क्या खेती करना पसंद करते हैं, क्या उनका संस्कृति कुछ और है, वो किस धर्म को मानते हैं, यही सब हमारा संस्कृति कहलाता है। और जब किसी क्षेत्र में संस्कृति बहुत ही ज़्यादा विकसित हो जाती है अपने आसपास के क्षेत्रों से, तो उसे ही दोस्तों हम सभ्यता कहते हैं। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का अर्थ क्या हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपको मैप में समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए हड़प्पा जो क्षेत्र है ना, ये हड़प्पा, यहाँ पे देखिए जो हड़प्पा जो स्थान है, यहाँ पे देखिए इधर 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 के क्षेत्रों से, देखिए इधर इधर के क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा विकसित संस्कृति पाई गई, बहुत ही ज़्यादा उन्नत किस्म की संस्कृति, तो हम उसे सभ्यता कहें। ठीक है, सभ्यता का नाम दिए, चूंकि हड़प्पा में पाया गया था इसलिए उस संस्कृति को हड़प्पा सभ्यता हम लोग कहें। अब देखिए सभ्यता क्यों कहें, क्योंकि यहाँ के लोगों का ना एकदम अलग रहन सहन था। संस्कृति में उनका घर भी ईंटे से बनाए गए थे, वो व्यापार भी करने लगे थे, अच्छे अच्छे चीज़ों आभूषण बनाने लगे थे, मिट्टी के बर्तन बना रहे थे, नया नया डिजाइन बनाने लगे थे। ये सब क्या पहनने भी लगे थे, पहनने का ढंग भी अलग हो गया था। तो ये सब संस्कृति था जो कि इस सब देखिए आसपास के क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा विकसित हो गया था, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम देते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता है ना, लगभग देखिए ये सब क्षेत्रों तक फैला हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे हम लोग को मिला था, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता का नाम दिए। ठीक है, अब समझते हैं, हम लोग बुक रीडिंग करते हैं और समझते हैं। आई होप कि आपको हड़प्पा सभ्यता का अर्थ समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम बुक को शुरू करते हैं, अर्थात चैप्टर को रीडिंग करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं जो हार्ड हार्ड वर्ड होगा। ठीक है, देखिए हड़प्पाई मुहर संवत हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह क्या है, हड़प्पाई मुहर है। ठीक है, यह जो हड़प्पाई मुहर है वह हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा अर्थात जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। विशिष्ट का मतलब होता है विशेष, और पूरा वस्तु का मतलब होता है पुराना वस्तु। ठीक है, एक बात और आप ध्यान से समझिए को, जो ये हड़प्पा सभ्यता है ना, ये हड़प्पा सभ्यता, इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। अभी आपको हम बताएंगे कि क्यों कहते हैं आगे के बातों में। ठीक है, कि इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, आगे जब चैप्टर रिवाइज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सभ्यता क्यों कहते हैं इसे सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, और सुनिए, अगर आप सीबीएसई या इंग्लिश में पढ़ते हैं इस चैप्टर को, तो हड़प्पा सभ्यता को हम इंग्लिश में हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हड़प्पाई मुहर संवत हड़प्पा अथवा जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है, जो कि यहाँ पे हड़प्पाई मुहर दिया हुआ है। यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हड़प्पाई मुहर है ना, ये हड़प्पा सभ्यता जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, सबसे विशेष पुराना वस्तु है और सभ्यता का सबसे पुराना वस्तु है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पे देखिए कि आगे क्या है, कि इस मुहर के बारे में आगे दिया हुआ, इसको देखिए। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे उनके आवासों, मृदभांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरे, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे आप समझिए कि यह जो मुहर है ना,
यह जो मुहर है इसमें देखिए जानवर का भी चित्र है और एक ऐसा लिपि उत्कीर्णित है, यानी एक ऐसा लिपि यहाँ ऊपर देख सकते हैं कि लिखा हुआ है जो कि अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए उत्कीर्णित का मतलब होता है लिखा गया है। ठीक है, जिन्हें ये जो लिपि है उसे आज तक पढ़ा नहीं जा चुका है। फिर भी क्या होता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बसे होते हैं हड़प्पा क्षेत्र में, उनके विषय में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलता है। किससे? उनके द्वारा छोड़ी गई पुराने वस्तुओं से। पूरा वस्तुओं मतलब पुराना वस्तुओं से, जैसे वो क्या क्या छोड़ के गए थे। आवासों को, आवास का मतलब उनके घरों से। मृद भांडों का मतलब है मिट्टी के बर्तन छोड़े गए थे, मिट्टी की मूर्तियाँ छोड़ी गई, मिट्टी के बड़े बड़े क्या छोड़े गए, घड़े गमले, ये सब जो बहुत तरह के मृद भांडे मिले, तो उसी से हम अनुमान लगाते हैं। और आभूषणों से, आभूषण भी हमें मिला हड़प्पा सभ्यता के लोगों में, लोगों जो आभूषण पहनते थे। आभूषण का मतलब तो ज्वेलरी। ठीक है, ज्वेलरी जो हम पहनते हैं ना, गला में, हाथ में, चूड़ी, कंगन, ये सब। ये देखिए आप औजारों भी मिले हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। तथा मुहरे, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्य के माध्यम बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पे समझिए। और मुहरों से भी हमें जानकारी मिली, जो कि मुहर आप यहाँ पे देखे हैं। पुरातात्विक साक्ष्य का मतलब क्या होता है, इसको पहले आप समझिए। पुरातात्विक साक्ष्यों का मतलब, देखिए साक्ष्यों का मतलब ना सबूत होता है। पुरातात्विक मतलब पुराने समय के साक्ष्य, यानी पुराने समय के साक्ष्य है, सबूत है, जिससे क्या करते हैं जो पुरातात्विक होते हैं वह पता करते हैं। यह पुरातात्विक कहने का मतलब है वैसे इतिहासकार जो कि पुराने वस्तुओं को देखकर, खोजकर और उस समय के लोगों के बारे में पता करते हैं, उन लोगों को हम पुरातात्विक कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, हम पढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। ठीक है, और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, हो सकता है हमेशा ही रहे। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि जो हड़प्पा सभ्यता होता है उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा अधिक जानकारी नहीं है। ठीक है, और हम, ऐसा लगता है कि हम आगे भी इसके बारे में जान नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है। और यह भी बोल रहा है कि पुराने चीज़ों को देखकर कैसे हम किसी चीज़ का अनुमान लगाते हैं, इस चैप्टर में सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि कैसे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ, हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे। इससे पहले आप इसको समझिए। देखिए यह जो टॉपिक है ना, इसको समझना ज़रूरी है। आपका बुक में हो सके कि ये थोड़ा सा अलग प्रकार से लिखा होगा तो उससे दिक्कत नहीं है। यह और आपके बुक का एक ही बात है, तो इसको समझिए। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। आपको मैं बताया था कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता उस सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हड़प्पा के पास खोजा गया था। ठीक है, सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक चरण जिसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप समझिए, तो यहाँ इतना मैं ख़त्म किया हूँ। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ठीक है, यहाँ ईसा पूर्व इस चैप्टर में बार बार आएगा, तो सबसे पहले आप समझिए ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 6000 ईसा पूर्व लिखा हुआ था, तो 6000 ईसा पूर्व का मतलब होता है कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 6000 साल पहले दोस्तों। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था वह समझिए। आज से करीब लगभग, जब हम लोग साल को गिनना शुरू किए, आज साल कितना चल रहा है, 2025 चल रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग गिनना शुरू किए थे, यानी जब 1 साल 2 साल जो काउंटिंग हो रहा था, उससे 1 से 2 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उस लगभग कितने दिन बीत गए हैं, 2025 से लगभग 2027 साल हो चुके हैं ईसा मसीह के जन्म के। ठीक है, तो इतने दिन पहले हम लोग जाएंगे उनके जन्म से। ठीक है, अब उसके बाद 6000 ईसा पूर्व,
यानी 6000 साल और पहले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ईसा पूर्व का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि आपको ईसा पूर्व समझने में दिक्कत है तो मैं एक विशेष वीडियो बना दिया हूँ, 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप उस वीडियो को देख के तुरंत समझ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे समझिए आगे क्या बोलता है कि सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण, सभ्यता का शहरी चरण, जिसे परिपक्व हड़प्पा कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पे समझिए क्या होता है ना कि शुरू में जब हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे विकसित हो रही थी तो शुरू वाली हड़प्पा को हम लोग प्रारंभिक हड़प्पा कहते हैं, जिसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, अब देखिए कह रहा है सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण, सभ्यता का शहरी चरण, जिसे परिपक्व हड़प्पा कहा जाता था। ठीक है, तो यह जो एकदम परिपक्व हड़प्पा था, यानी जब बहुत हड़प्पा विकसित हो गया था उसको परिपक्व हड़प्पा कहते थे, जो 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक कहा जाता था। इसके बीच में ये परिपक्व हड़प्पा था। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है हमारा कि जो कि सबसे समृद्ध चरण है, सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हो गया। ठीक है, पतन का मतलब होता है विनाश। जो हड़प्पा सभ्यता था, वहाँ के लोगों का जो संस्कृति था उनका पतन होना शुरू हो गया था, यानी संस्कृति नष्ट होना शुरू हो गया था। 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। यानी जब पतन शुरू हो गया 1900 ईसा पूर्व से, तो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के जो बीच का जो समय था उसको उत्तर हड़प्पा कहा जाता था। ठीक है, आई होप अब हम आगे इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ तक आप समझे होंगे, आई होप कि आप यहाँ तक समझे होंगे। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें और अन्य वस्तुएं जैसे मुहरे, बाट, मोती, तांबे और कांसे की वस्तुएं, विभिन्न प्रकार की टेराकोटा वस्तुएं हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों में पाई गई। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी भाग गुजरात और महाराष्ट्र के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन आपको यह नहीं समझ में आएगा, इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि मुहरे तो समझ में आ गया, लेकिन बाट क्या है। देखिए बाट क्या होता था, केजी वाला जो होता था ना पत्थर, आज हम लोग केजी वाला जो पत्थर यूज करते हैं, जिसे हम नॉर्मल अपने भाषा में बटखारा बोलते हैं, 1 केजी का होता है और कितने केजी का होता है, 2 केजी का, 5 केजी का, ये सब बटखारा होता था ना, जिसे हम तोलने सामान को तोलते थे, उसे हम लोग बाट कहते हैं। देखिए उस समय का बाट इस टाइप से होता था। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये 3 प्रकार का बाट दिया हुआ है, यानी बटखारा। ठीक है, अब देखिए मोती तो आप जानते हैं, ये देखिए मनके को ही हम लोग क्या कहते हैं, मोती, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये सब चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि कहाँ कहाँ पाया गया, यहाँ पे नाम लिखा हुआ, जो कि अभी मैं रीडिंग करके बता दी हूँ। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर हड़प्पा जो सभ्यता था वो शुरू में कैसे था, लोगों का रहन सहन कैसा था और क्या खाते थे, पीते थे और जीते थे। देखिए चलिए आइए, यहाँ पे मैं आपको हड़प्पा क्षेत्र दिखा दिया हूँ, जो कि इधर देखिए पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान में स्थित है और इस साइड हमारा भारत है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम पढ़ेंगे आरंभ। ठीक है, जब हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे शुरू हो गई थी तब का। देखिए बोल रहा है कि जो हड़प्पा का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी, यानी हड़प्पा जो संस्कृति थी, जो बहुत ज़्यादा विकसित थी, उससे पहले भी उस क्षेत्र में, यानी हड़प्पा के जो आसपास का क्षेत्र था, उसमें संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी। यानी संस्कृतियाँ, कुछ संस्कृतियाँ अच्छी अच्छी संस्कृतियाँ थी। ठीक है, ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी। ये जो संस्कृतियाँ थी वो अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली का मतलब होता मिट्टी के चीज़ों को बना नया नया तरीक़ों से बनाते थे, उसी शैली से संबंध में थी। ठीक है, इनके संदर्भ में हमें कृषि करना यानी खेती, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। शिल्पकारी क्या होता है, तो नया नया चीज़ों को बनाना, डिज़ाइन बनाना, मूर्ति बनाना। ठीक है, पत्थर का मूर्ति बनाना, यह सब शिल्पकारी कहलाता है। ठीक है, बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचना लगभग न के बराबर थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक
समुदायों से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण परिपक्व हड़प्पा प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन के आंतरिक विकास का परिणाम था। इसमें क्या बोल रहा है, इसको आप अच्छा से समझिए। बोल रहा है ना कि जो हमारा जो विकसित हड़प्पा था जिसके बारे में यह चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे पहले भी उस क्षेत्रों में कई संस्कृतियाँ थी। ठीक है, ठीक है, जो कि अलग अलग वृद्धभांड शैली से संबंधित थी, जो कि क्या करती थी, कृषि करती थी, पशुपालन करती थी, शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं, ये सब के हम लोग को सबूत भी मिलते हैं उस समय से। ठीक है, और बोलता है आगे, क्या बोलता है इसको आप समझिए कि वहाँ तो बस्तियाँ थी। ठीक है, लेकिन बस्तियाँ ना बड़े बड़े बस्तियाँ नहीं होते थे। ठीक है, छोटा छोटा बस्ती होता है। देखिए बस्तियाँ क्या होता है कि देखिए एक क्षेत्र में क्या होते हैं, लोग बस जाते हैं। देखिए मान लेते हैं ये छोटे छोटे मैं गांव बना रहा हूँ, ये छोटा छोटा क्या है, यहाँ पे एक बस्ती है, लेकिन सब छोटे छोटे होते थे। ये नहीं बड़ा बड़ा बस्ती नहीं होता था एकदम बड़े से क्षेत्र में फैला हुआ उस समय समुदायों का। ठीक है, कृषक समुदाय जो होते थे। ठीक है, अब हम लोग निर्वाह के तरीके कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे और उस समय के लोग निर्वाह कैसे करते थे, निर्वाह के तरीके। निर्वाह का मतलब है कि अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, क्या खाते थे, पीते थे, काम करते थे, वह इसमें हम लोग देखेंगे। अर्थात खाते पीते क्या थे। आपने मानचित्र 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृति अस्तित्व में थी। हाँ, यह तो हम लोग देख चुके हैं ना, अस्तित्व में क्या थी। बोल रहा है कि हम लोग देख चुके हैं कि जो विकसित हड़प्पा था ना, विकसित हड़प्पा ऐसे क्षेत्रों में विकसित हुई जहाँ पहले भी क्या थी, संस्कृतियाँ थी। यहाँ पे हम लोग पढ़े ना कि पहले भी विकसित हड़प्पा से पहले भी संस्कृतियाँ थी। ठीक है, वही यहाँ पे बोल रहा है। अब देखिए इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल है। निर्वाह के मतलब होता है जीवन जीने के लिए जो खान पान करते हैं ना, वह निर्वाह के तरीके जो है ना शामिल है, जो कि समान थे। यानी जो विकसित हड़प्पा था और जो शुरू में प्रारंभिक हड़प्पा जिसको हम इस टॉपिक में पढ़े थे, उसमें क्या होता है, जो जीवन जीने यानी जीवन निर्वाह का जो तरीका था वह समान था। देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी, निवासी कहने का मतलब है लोग। ठीक है, कई प्रकार के पेड़ पौधे से प्राप्त उत्पाद और जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है से प्राप्त भोजन करते थे। जले अनाज के दाने तथा बीज की खोज से पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में क्या यहाँ पे बोल रहा है कि करने में सफल हो पाए हैं। इसका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेष होते हैं। ठीक है, यहाँ तक पहले समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ पे देखिए कि क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे समझिए ध्यान से कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना, वह कई प्रकार का खाना खाते थे अपने आहार में। जैसे पेड़ पौधे से जो भी उत्पाद होता था, और जानवरों में मछली भी खाते थे, और भोजन में और मछली भी खाते थे। ये सब देखिए जले अनाज के दाने हम लोग को मिले हैं सबूत। ठीक है, जो कि पुरातात्विक आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करवाते हैं हम लोग को। ठीक है, यह सब सबूत मिला है हम लोग को, जला हुआ अनाज, ये सब दानों। देखिए और आगे देखिए इसको, यहाँ पर आपको क्या समझ रहा होगा, पूरा पूरा वनस्पतिज्ञ किसको बोलते हैं, तो जो पुराने वनस्पति के बारे में अध्ययन करते हैं ना, जो वैज्ञानिक, उनको पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं। ठीक है, जो कि प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए हड़प्पा स्थलों में मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल है। यानी हड़प्पा जो स्थल था ना, वहाँ से देखिए क्या क्या चीज़ मिला अनाज में, गेहूं भी मिला, जौ भी मिला हम लोगों को, सफ़ेद चना भी मिला और तिल भी मिला है। ठीक है, बाजरे के दाने गुजरात के स्थल से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ठीक है, अब आगे हम समझते हैं क्या बोल रहा है। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियाँ। अब हड़प्पा स्थल से जानवर का भी हड्डियाँ मिला, वह यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, में जो हड़प्पा सभ्यता से जानवरों की हड्डियाँ मिली उसमें क्या है, मवेशियों के, भेड़ के, बकरी के, भैंस के, सूअर की हड्डियाँ शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। पूरा प्राणी विज्ञानियों किसको बोलते हैं, यहाँ पे समझिए, जो पुराने प्राणियों
के बारे में अध्ययन करते हैं उनको पूरा प्राणी विज्ञानियों कहते हैं, वैसे वैज्ञानिकों, ठीक है। और यहाँ पे जीव पुरातात्विक, जो जीव के बारे में यानी जीव पुरातात्विक उन्हें कहते हैं जो पुराने पुराने जीव के बारे में लिखते हैं, ठीक है, उन्हें जीव पुरातात्विक कहते हैं। तो यही यहाँ पे बात कर रहा है। फिर से सुनिए कि हड़प्पा स्थलों से मिले जानवरों की हड्डियाँ में मवेशी, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियाँ शामिल है, ठीक है, ये सब शामिल है। पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातात्विक द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। यानी जितना भी ये जानवर का हम लोग नाम लिए, अध्ययन से पता चलता है कि ये सब उस लोगों के द्वारा पाले गए थे, यानी पालतू जानवर थे, ठीक है। आगे देखिए, जंगली प्रजातियों जैसे बारह, जिसे हम सुगर कहते हैं, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आखेटक, आखेटक का मतलब होता है वैसे समुदाय जो मांस को बेचते थे, ठीक है। मांस प्राप्त करने का मतलब किसी से मांस खरीदते थे, ठीक है। मछली अथवा पक्षियों की हड्डियां भी इसमें शामिल है। अब आगे देखिए, अब कृषि प्रौद्योगिकी पढ़ते हैं। देखिए ये वाला पहले समझिए, ये मानचित्र 2 है, ठीक है, यह मानचित्र 2 है। यहाँ पे देखिए सिंधु नदी है हमारा, ये बह रहा है, यह मानचित्र 2 है हमारा। यही वाला देखिए, यह हमारा हड़प्पा वाला क्षेत्र है, ये पाकिस्तान है, ठीक है। मानचित्र 2 में आपको मैं समझा दी हूँ। अब हम लोग कृषि प्रौद्योगिकी के तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता का कृषि प्रौद्योगिकी था वह कैसा था, पढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि अनाज के दानों में कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जूते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरे पर किए गए रेखांकन तथा मृत मूर्तियां यह इंगित करती है कि विश्व के विषय में जानकारी थी, ठीक है। यहाँ देखिए, वृषभ क्या होता है, वृषभ बैल को बोलते हैं, ठीक है। आप बैल पढ़े होंगे, जिसे हम ऑक्स बोलते हैं, ठीक है। वृषभ का मतलब बैल के विषय में जानकारी थी। इस आधार पर पुरातात्विक यह मानते हैं, पुरातात्विक किसको बोलते हैं दोस्तों, तो पुराने वस्तुओं को देखकर समझकर इतिहास लिखते हैं, उसको पुरातात्विक कहते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इस आधार पर पुरातात्विक यह मानते थे कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि जो हम लोग मोहर देखे थे उस पर क्या होता, बैलों का चित्र भी बनाया हुआ था, अभी पीछे आपको दिखाए थे हम, ठीक है। साथ ही चोलिस्तान क्या है, पाकिस्तान में, ठीक है। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातात्विक को कालीबंगन नामक स्थान पर जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है। आप इसको नोट करिए, आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्या, कि देखिए क्या बोल रहा है कि पुरातात्विदों को कालीबंगन नामक स्थान से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, यानी जूता हुआ खेत सबूत में मिला है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हो जूता हुआ खेत, कहाँ से, कालीबंगन से, जिसे हम राजस्थान कहते हैं, ठीक है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है, ठीक है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते थे कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, ठीक है। पुरातात्विक ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के पत्थरों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, या फिर वे धातुओं की औजारों का प्रयोग करते थे, ठीक है। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, पहले इसको समझिए कि अर्धशुष्क क्या होता है। अर्धशुष्क वैसा जगह को बोलते हैं जहाँ थोड़ा गर्म मौसम रहता है, ठीक है। शुष्क मौसम रहता है यानी गर्म, आधा गर्म, यानी मतलब कह सकते हैं कि गर्म गर्म मौसम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, वही बोल रहा है यहाँ पे कि अधिकांश हड़प्पा स्थल, यानी हड़प्पा का जो भी स्थान था, ऐसे क्षेत्रों में पाया गया था कि जो कि अर्धशुष्क में क्षेत्रों में स्थित था, जहाँ संभवतः कृषि के लिए यानी खेती के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। अफगानिस्तान में सुरतघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के लिए अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं।
ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलवीरा, जो जिसे हम गुजरात कहते हैं, में मिले जलाशयों से संबद्ध कृषि के जल संचयन हेतु किया जाता था। यहाँ पे इसको आपको बस समझना है, इस टॉपिक को एग्जाम में आ सकता है इससे प्रश्न। क्या यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि देखिए, जो प्राचीन नहरें थे ना, वो बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। यानी जो नहर होता था ना, जैसे कि जो गड्ढा हम लोग नहर बनाते थे, गड्ढा उसमें पानी रखते थे, ठीक है, लंबा। हम लोग, आप गांव के बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे, तो उस समय भी लोग क्या करते थे कि पानी रखते थे, उसे ही हम नहर कहते थे। तो यह गाद से भर जाता था। गाद यानी कचरा, कचरा से क्या होगा, धीरे धीरे भर गया, तो इसलिए हम लोगों को उसका साक्ष्य अर्थात सबूत नहीं मिला। ठीक है, इसको आप ध्यान से रखिएगा। और यह भी याद रखना है एग्जाम के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का जो लगभग अधिकतर क्षेत्र था वो अर्धशुष्क क्षेत्रों में था। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ आगे। ठीक है, तो ये सब से ही हम लोगों को पता चलता था कि उन लोग क्या करते थे कि सिंचाई करते होंगे कृषि में। ठीक है, यानी खेतों में सिंचाई तो करने का आवश्यकता पड़ता ही होगा। देखिए, हड़प्पा के समय का कुछ यहाँ पे वस्तु है, धातु के औजार। यहाँ पे देखिए, ये सब औजारों को अलग अलग चीज़ में काम में लिया जाता था। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? तो हाँ, हो सकता है कि ऐसा किया जाता होगा, क्योंकि देखिए, हो सके यहाँ पे नाखून बनाया जाता होगा और इधर से पकड़ के फसल का कटाई किया जाता होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो पुराना वस्तु का पहचान करना है, इसको मैं अभी पढ़ाता हूँ, ये बहुत विशेष है। ठीक है, उससे पहले इसको समझिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये क्या है कि एक पट्टी है जिस पे हम क्या करते थे, अनाजों को कूटते थे। ठीक है, कूट के पतला करते थे और उसमें हम लोग क्या करते थे, फिर उस अनाज को बनाते थे और खाते थे। यही इसमें हम लोग को पढ़ना है। इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, इसमें हम यह भी समझेंगे। पूरा वस्तु का मतलब है पुराने वस्तुओं को पहचान, यानी पुराने वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, यहाँ पे हम समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले समझिए क्या है। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। ठीक है, कब थी? हड़प्पा कालीन समय में। ठीक है, इन सभी पत्थर धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यानी इन सभी पत्थरों को धातु और मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए गए, मतलब उदाहरण दिए गए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था, वहाँ का एक क्षेत्र है मोहनजोदड़ो। ठीक है, देखिए, पहले मोहनजोदड़ो को आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, देखिए, ये देखिए, मोहनजोदड़ो आपका यहाँ पे है। तो बोल रहा है कि हड़प्पा का सभ्यता का क्षेत्र में तो था वो। ठीक है, लेकिन वहाँ से देखिए क्या क्या बहुत ज़्यादा चक्कियाँ मिले हैं, जिसका हम अनाज को पीसने के लिए करते थे, जो कि अवतल रूप में, जो कि मैं अभी नीचे दिखाया था, बड़ी संख्या में मिली है। और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। और ऐसा लगता है ना कि सिर्फ यही एक साधन था जिस पे हम लोग अनाज को पीसते थे। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलत कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूँकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमाकर रखा जाता होगा। ठीक है, जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली है। एक वे हैं जिन पर एक दूसरे छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था उपयोग।
इन दूसरे प्रकार के पत्थरों हमारे श्रमिकों द्वारा, देखिए क्या बोल रहा है, इन दूसरे प्रकार के पत्थरों हमारे श्रमिकों द्वारा सालन का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। अर्नेस्ट मैंके फादर, देखिए क्या लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िए, जिसकी मोहनजोदड़ो उद्धूत 1947 में, देखिए ये फोटो दिया हुआ है यहाँ पे, इसको समझिए पहले। देखिए यही चक्की हम लोग को पाया गया, जिससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोग थे मोहनजोदड़ो में या अलग अलग क्षेत्र में, वो इसी पे अनाज पीसते थे और इसी से पीस के खाते थे। देखिए ज़्यादा पीसते के कारण इसका जो देखिए ऊपर वाला सतह है वो उत्तल अवतल हो गया है, और जो देखिए नीचे क्या हो गया कि ये नीचे उत्तल हो गया है। इससे पता चलता है कि देखिए नीचे का जो सतह है वह ऐसे घुमा हुआ है, तो ज़रूर इसको क्या किया जाता होगा कि किसी गड्ढे या मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे यह हिले नहीं। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इसके आगे का जो वीडियो है, पार्ट है, वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। इस वीडियो में हम पूरा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिए हैं। तो आई होप आपको बुक रीडिंग करके समझाया हूँगा, मतलब समझाया हूँ तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिए तो कि हड़प्पा जो समय है ना, यानी हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक था, तो 4600 साल। अभी अगर नॉर्मल बोले तो 4600 साल से लगभग कितने साल तक, 39 साल, मतलब 3900 यानी 3900 साल के बीच का यह बात है दोस्तों। ठीक है, यह 4600 साल से लेकर के 3900 साल के बीच का बात है। अब देखिए लगभग ये कितना 700 वर्ष का बीच का बात है ये, जिसमें हड़प्पा सभ्यता क्या हुआ, विकसित हुआ। ठीक है, तो इतना ही बताना था। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक देखिए और वीडियो का पार्ट 2 देखिए।